नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि मैं आप सबसे हर बार एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी एक ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जिस शख्सियत से आप सबको रूबरू कराने के लिए मैं मौजूद हुआ हूं, श्रीमान डॉक्टर वजीर सिंह चौहान जी, डिप्टी डायरेक्टर हमेटी, और उनके सुपुत्र जिन्होंने आज रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल को एक मौका दिया, उनके साथ एक चर्चा करने का सौभाग्य प्रदान किया। उसकी वजह बना हिमांशु चौहान जी की हरियाणा सिविल सर्विसेज सेवाओं में प्रदेश भर में द्वितीय स्थान अर्जित करके जींद जिले को पूरे प्रदेश भर में गौरवान्वित करने का काम किया है। इस मौके को हमने कैच करने का प्रयास किया और ख़ुद बधाई देते हैं पहले तो हिमांशु चौहान जी के पिताजी, जो उन्होंने ऐसा एक पौधा लगाया जो आज एक वट वृक्ष बनने की कगार पर है। डॉक्टर साहब चौहान साहब, आपको ढेरों शुभकामनाएं रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल की तरफ से। धन्यवाद। सबसे पहले मैं रिवॉल्यूशन इंडिया की तरफ से सभी देखने वाले दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं साथियों। मेरे बिल्कुल राइट साइड में मेरे बहुत प्रिय भाई, छोटे भाई, और निक नेम अगर मैं बोलूं मिस्टर सन्नी, लेकिन ये तो प्यार का नाम है, घर का नाम है। लेकिन अब ये हरियाणा सिविल सर्विसेज सेवाओं के और उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। श्रीमान हिमांशु चौहान जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं हिमांशु जी इस उपलब्धि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। देखिए दोस्तों, जो दर्शक हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे, निश्चित तौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में ये इंटरव्यू काम करेगा और हिमांशु से ही जानेंगे उनकी एजुकेशन की यात्रा। जी हिमांशु जी, अब तक की जो एजुकेशन की यात्रा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ जी सर मैंने 10th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है वो मैंने जींद से ही कंप्लीट की है, क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट स्कूल जींद से सर। और मैं सर 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स में सर डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहा आईसीएसई बोर्ड से सर जी। उसके बाद मैं 12th के लिए दिल्ली गया सर। डीपीएस में मैंने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट की, मैथ्स या नॉन मेडिकल स्ट्रीम जिसे बोलते हैं उससे। उसके साथ साथ सर मैंने आईआईटी जेईई की भी तैयारी की और एग्ज़ाम क्रैक किया, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन एनएसआईटी दिल्ली में हुआ जी। जहाँ से सर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की जी। सर। पेरेंट्स के सपोर्ट होने के कारण मेरे को इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन ना करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मौका मिला जी। तो तभी से सर मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में कोई भी प्लेसमेंट ना लेके सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की सर। जी। साथ ही साथ सर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में भी कंप्लीट कर ली सर। क्या बात है, बहुत उम्दा। थैंक यू सर। तो बस उसके बाद सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ही रहे थे तो ये अब एचसीएस का एग्ज़ाम दिया और फॉर्चुनेटली आज सर एक अच्छी रैंक आई है जी। तो अभी तक का सर यही प्रोसेस रहा है स्टडी का सर। बहुत उम्दा, बहुत खुशी और हर्ष का विषय है। वास्तव में इन्होंने अपनी इस सफलता के पीछे श्रेय अपने पिताश्री को इन्होंने दे दिया है कि इनके पिताजी ने एक सेक्रीफाइस किया कि अदरवाइज़ हर माँ बाप सोचता है कि बेटे को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद रोज़गार के लिए उसको लाइन लगाएं ताकि वो रोज़गार करे और परिवार के लिए परिवार के लालन पालन में सहयोग करे। लेकिन उनके पिताजी ने उस चीज़ को छोड़ते हुए और बेटे के उच्च करियर को बनाने के उद्देश्य से इनको एक उच्च शिक्षा का, एक कोचिंग का एक मौका दिया और उन्होंने, हिमांशु चौहान जी ने उस माता पिता के द्वारा किए गए विश्वास को पूर्ण करके दिखाया कि वास्तव में इनके अंदर क्या कैलिबर है, क्या इनके अंदर गुणवत्ता है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ हिमांशु चौहान जी की जो यात्रा है उस यात्रा का ये तो प्रथम पड़ाव है। अभी तो ये यात्रा बहुत लंबी चलनी है और उस यात्रा में जितना रिवॉल्यूशन इंडिया और मैं खुद इस विषय पे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ, हिमांशु चौहान एक बार फिर हरियाणा प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित करने का काम करेगा जब यूपीएससी के आईएएस और आईपीएस के इस एग्ज़ाम में हरियाणा और भारतवर्ष में टॉप करेगा। ऐसी हमारी ढेरों शुभकामनाएं आगामी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी कोशिश रहेगी सर। जी। अब मैं आपके पिताजी की तरफ चर्चा को बढ़ाता हूँ। डॉक्टर वजीर सिंह चौहान जी, आप बड़े सामाजिक दायित्व निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। आप समाज के उत्थान के लिए अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को बड़े अच्छे ढंग से आप निभाते हैं। जैसा हमें पता लगा है, अपना परिवार का तो हर कोई लालन पालन करता है
उसके अलावा भी आप अन्य परिवार के जो परिवार में हर व्यक्ति तो संपूर्ण नहीं होता, फिर भी आप उन चीज़ों को जिम्मेवारियों को निर्वहन करते हैं। 2 बच्चों को आप अडॉप्ट किए हुए हैं, उनकी भी शिक्षा दीक्षा आप कर रहे हैं, तो उस विषय में आप बताइए। आदमी अपना परिवार का नहीं कर पाता और आपके अंदर ऐसा जज्बा कहाँ से? सर, मेरे अंदर जो जज्बात हैं, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जो विश्व विद्वान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है कि उन्होंने कहा था कि आप शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो परिवार को ऊपर उठा सकते हैं। उन्होंने एक किताब पढ़ रहा था मैं बाबा साहब की, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ था कि एक रोटी कम खाओ, बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। क्यों? जिस घर में शिक्षा चली गई उस घर में अपने आप ही संपन्नता आ जाएगी। तो मैं उस महापुरुष के बताए गए रास्ते पर चलते हुए मैं मेरे परिवार को, समाज को जितना भी दे सकता हूँ योगदान, मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं 2 बच्चे, तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को तो पढ़ाना मेरी एक पर्सनल लायबिलिटीज़ हैं, जिम्मेवारी हैं, तो इसके साथ साथ मैं जो वहन कर सकता हूँ उसके साथ मैं और खर्चों को कम करते हुए, किसी नशे को अपने घर में ना लेके आए, उस पैसे को बचाव करते हुए मैं अपने समाज में, अपने बड़ी सिस्टर है उसके पोता पोती हैं, उन बच्चों को अडॉप्ट करते हुए शिक्षा ग्रहण करवा रहा हूँ। ये मेरा दायित्व बाबा साहब ने दिया है। क्या बात है। एक विषय और हमारी जानकारी में है, आपने जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जिनको लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है, समाज के बच्चों को आपने एक जागरूक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते अपनी आय में से कुछ पैसे बचाकर समाज के लोगों को आपने ई लाइब्रेरी देने का भी प्रयास किया है, उसके बारे में बताइए प्लीज़। देखिए सर, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं कृषि विभाग में एडीओ सेलेक्ट हुआ, उसके बाद एसडीओ रहा, और वो अब मैं वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर हेमेटी के पद पर हूँ। मैंने किसानों के साथ एक दिल से काम किया। हर फील्ड में, हर गांव में जाके मैंने जो कैंप के माध्यम से समाज में मेरे किसानों को यही बताया कि आप खर्चा कम करिए, खेती में लागत कम करिए, खेती के अनावश्यक खर्चों को कम करिए, उस खर्चे को बचाकर उस पैसे को शिक्षा के अंदर लगाइए ताकि आपका भी उज्जवल भविष्य हो सके। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं एक बार चंडीगढ़ गए हुए थे और वहाँ हमारे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप समरवाल जी थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर, एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है जींद के अंदर, एक लाइब्रेरी के लिए मुझे डोनेशन दीजिए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई 2-2.5 लाख रुपये तक खर्चा आ जाएगा। उन्होंने मेरी एक अच्छा विज़न देखते हुए मेरे को 2.5 लाख रुपये देकर मैंने एक समाज को, जिसमें बच्चे सभी जाति के बच्चे पढ़ सकते हैं, मैंने एक धर्मशाला के अंदर उस लाइब्रेरी को सेटल करने का मौका दिया। मैं डॉक्टर प्रताप समरवाल जी को भी आज भी बधाई देता हूँ। आज वर्तमान में नहीं है, बेचारे स्वर्ग सुधार चुके हैं, लेकिन मैं उस आत्मा को भी नमस्कार करता हूँ कि जिन्होंने शिक्षा का इतना बड़ा योगदान दिया। जी, मैं हिमांशु चौहान जी की तरफ जाता हूँ। हिमांशु जी, आपकी इस यात्रा के दौरान आप अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? सर, जिस तरह से पिताजी ने बताया, सही मायने में तो मुझे लगता है मेरे लिए और मेरी ख्याल से सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत होने चाहिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या बात है, बहुत उम्दा। क्योंकि जिस परिस्थितियों में उन्होंने रहकर पढ़ाई की और शिक्षा का महत्व समझा, मैं कहूँगा कि उनके पास ऐसे संसाधन भी नहीं थे जिस तरह से एक अच्छी एजुकेशन ले सकें। ना केवल उन्होंने एजुकेशन ली, बट उस एजुकेशन को सर केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। आप मेरी बात करते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं ली, उनके पास तो हज़ारों ऐसी एजुकेशन डिग्रीज थी, इतनी सारी डिग्रीज थी कि वो चाहे तो बड़ी से बड़ी जॉब ले सकते थे। निश्चित तौर पर। लेकिन पूरा जीवन उन्होंने लोगों की भलाई में लगा दिया कि कैसे मैं अपने समाज का उत्थान कर सकता हूँ। तो क्या हम एक नौकरी नहीं छोड़ सकते थोड़े समय के लिए, ताकि हम किसी ऐसे पद पर पहुंच जाए जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सर्विस कर सकें? तो सर, सही मायने में तो इंस्पिरेशन उन्हीं के थॉट्स थे। और उन्होंने एक बात कही थी कि एजुकेशन इज़ दैट की विच कैन ओपन एवरी लॉक। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है सर कि एजुकेशन जितनी ज़्यादा लो उतनी कम ही है। और
अभी भी सर मुझे लगता है एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग ही चलेगी सर। बहुत कुछ सीखना है, फील्ड से बहुत कुछ सीखना है, समाज से बहुत कुछ सीखना है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। और जो भी सीखूंगा सर वो दोबारा लोगों पर ही लगाना है और आने वाले बच्चों को अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट देना है सर, ताकि जो वो कार्य जो उन्होंने शुरू किया था सर, हम उसे आगे लेके जाएं और एक ऐसा समाज विकसित हो जहां सब बराबर हों और सब सिर्फ और सिर्फ मेरिट और एजुकेशन की ही वैल्यू करें सर। हिमांशु चौहान जी का कल उनके गांव जलालपुर कलां में बहुत ढोल नगाड़ों के साथ ऐसा भव्य स्वागत किया गया और वहाँ हिमांशु चौहान जी ने एक पौधारोपण भी किया और वहाँ जब उनकी गांव में जिस हर्षोल्लास से लोगों ने स्वागत किया, उसको देखने के बाद हिमांशु चौहान के मन में क्या आता है, समाज, गांव व देश व प्रदेश के लिए क्या कुछ ऐसा करना है जिससे हिमांशु चौहान के रूप में एक नई मिसाल कायम हो? सर ऐसे समारोह जिसमें सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिले, उसमें सबसे पहले तो यह थॉट आता है कि लोग आपसे कितनी उम्मीदें रखते हैं। तो मैं कहूँगा कि सभी लोग मुझे कह रहे हैं कि बेटा आपका काम हो गया, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है काम तो अभी शुरू हुआ है। क्या बात है, बहुत सुंदर। लोग आपके प्रति उम्मीद से देखते हैं कि आप जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा सर कि मैं जो भी हेल्प किसी की भी सर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सके उसे निष्पक्ष भाव से मैं पूरा करूँ सर। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइफ लॉन्ग सर अपनी सर्विस लोगों के लिए ही लगाऊं सर। बहुत एक बेहतरीन एक सोच लेकर हिमांशु चौहान जी चले हुए हैं और अब आपकी ट्रेनिंग भी आने वाली है। उस ट्रेनिंग के आने के बाद आप वहाँ एक शपथ भी लेंगे अपने कर्तव्य निष्ठा की और उसके बाद जैसा मैं जान पाया आपके मन में एक टीस है, लोगों की समस्याओं को किस प्रकार से आप उनको सरकार की विभिन्न भारत सरकार, प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करके और वो योजनाएं निर्बाध तरीके से जनता तक पहुंच पाएं, यही एक विज़न मुझे नज़र आ रहा है हिमांशु चौहान जी की इस प्रशासनिक सेवाओं की यात्रा में। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, किसी भी कारण से बहुत बार ऐसा होता है कि वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती। बहुत से अच्छे अधिकारी बहुत अच्छा काम भी करते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। मैं चाहूँगा सर इसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाऊं और जैसा मेरे सीनियर्स, जैसा मुझे गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी देगी सर, मैं कोशिश करूँगा मैं अपना 100% दूँ, तभी सर मुझे लगता है कि इस पोस्ट की गरिमा को मैं मेंटेन कर पाऊँगा सर। ग्रेट सर, ग्रेट। दर्शकों, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि प्रदेश सरकार वास्तव में बेहतरीन कार्य करती है जब ऐसे होनहार जो उस पद के लिए योग्य हैं, ऐसे उम्मीदवारों को आप निष्पक्ष तरीके से उनका ऑन मेरिट आप जब सिलेक्शन करते हैं, निश्चित तौर पर सरकार भी उस बधाई की पात्र है और सरकार की इस विजन की वजह से सरकार की भी एक छवि बहुत उम्दा बनती है जनता में। तो इसी कड़ी में हम हिमांशु जी की माताजी से चर्चा करेंगे, उनसे उनके हिमांशु जी की सफलता के विषय में जानेंगे। जी दर्शकों, हम देख रहे हैं हिमांशु चौहान जी हरियाणा प्रशासनिक सेवाओं के नवचयनित अधिकारी, उत्कृष्ट अधिकारी, श्रेष्ठ अधिकारी, अनेकों संज्ञा दे सकते हैं और उन संज्ञाओं का प्रभाव निश्चित तौर पर हिमांशु चौहान जी के मनोपटल पर पड़ रहा है। जो हम संज्ञा दे रहे हैं निश्चित तौर पर उसको परिभाषित करने का ये अपने जीवन में, अपने सेवा काल में प्रयास करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु चौहान जी की माताजी श्रीमती संतोष आर्य जी। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको ढेरों शुभकामनाएं रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से, प्रदेश वासियों की तरफ से कि आपके बेटे ने ऐसा कारनामा कर दिया, पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम करें। क्योंकि जींद जिले का एक बेटा जो एक पूरे हरियाणा सिविल सर्विसेज सेवाओं में द्वितीय स्थान लिया प्रदेश भर में, तो एक माँ का सीना किस प्रकार से गर्व से चौड़ा हुआ है, वो एक बार साझा करें अपने अनुभव। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा बेटा नहीं, ये आप सभी का ही बेटा है। ये आपका बड़प्पन है। नहीं, ये आप सभी का ही बेटा है
और आप सभी के ही शुभ आशीर्वाद से ये सब हो पाया है। जी। बच्चे की मेहनत के साथ साथ आप बड़ों का भी इसके ऊपर हमेशा ही हाथ रहा है, और मैं शायद उसी चीज़ को, संतों महापुरुषों की कृपा रही है, और आज उसी की वजह से बेटा आपके सामने है। जी। मैडम संतोष आर्य जी एक ऐसी प्रेरणा के रूप में, ऐसे परिवार की जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी के रूप में इन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, और इनकी तप और तपस्या का फल आज हिमांशु चौहान जी एक एचसीएस अधिकारी हमें नज़र आ रहा है। मैडम ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वास्तव में वो सबको अडोप्ट करने वाली बात है कि जब कोई बच्चा, जब तक कोई उपलब्धि नहीं होती तब तक कोई एक परिवार का एक बच्चा होता है, लेकिन जब कोई उपलब्धि हासिल कर लेता है वो एक परिवार का ना होकर पूरे समाज, प्रदेश और देश का एक बच्चा हो जाता है। और मैडम के जो शब्द हैं जिनको हम पकड़ पाए, इन्होंने इस बच्चे को प्रदेश व देश के लोगों को समर्पित कर दिया है उनकी सेवा भाव करने के उद्देश्य से। मैडम जी आप खुद टीचिंग में रहे हैं, हाँ जी सर। और डॉक्टर साहब डिप्टी डायरेक्टर अमेठी रहे हैं, बिल्कुल सर। तो किस प्रकार से बच्चों के, दोनों आप जॉब में थे, बच्चों को किस प्रकार से समय दे पाते कि इनको इस लायक बना पाए? सबसे पहले तो सर मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, जहाँ तक समय की बात है, जब मैंने टीचिंग में मेरे पिताजी ने मेरे को ज्वाइन करवाया था, और ज्वाइन करवाते ही मैं अनमैरिड थी उस टाइम पे। जी। और पिताजी ने कहा था बेटे चलो अभी अनमैरिड हो आप, लेकिन मैंने आपको एक ऐसे व्यवसाय कह लीजिए, ऐसा आपका डिपार्टमेंट आपको के अंदर आपको ज्वाइनिंग करवा दी है, आप इन बच्चों को पढ़ाइए, आपको अपने बच्चे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। और वो बात मुझे आज जब बच्चों ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाया, वास्तव में मैं नहीं मानती कि ये मेरी मेहनत है, वास्तव में मेरे जो कार्य है, मैं जहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ, शायद उसी का ही फल मुझे मिला है। मैं दर्शकों, मैडम संतोष आर्य जी अपने अंदर के मन के भाव आप लोगों तक पहुंचा रही हैं, और ये मन के भाव नहीं, ये एक सच्चाई है। आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जब आप अपना उस फील्ड में अपना 100% आप लोगों को दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल आपके पास आएगा, और उसी का परिणाम ये है। इन्होंने कोई विशेष अपने बच्चे की कोई केयर नहीं की, मतलब जो एक जिम्मेवारियां हैं हर माँ बाप करता ही है, लेकिन इन्होंने जो एक वाक्य बोला है कि मैंने जो मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसका पूरी सत्य निष्ठा के साथ पालन किया, और उसका परिणाम ये है कि आज हिमांशु चौहान जी एक उत्कृष्ट अधिकारी के तौर पर चयनित हुए हैं। मैं हिमांशु जी से जानना चाहूँगा, हिमांशु जी जो युवा आपको देख रहे हैं, उन युवाओं के लिए जो यूपीएससी की ट्राई करते हैं, एससीएस की ट्राई करते हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश दें, किस प्रकार से वो इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाए? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फ़िक्स्ड टारगेट या फ़िक्स्ड गोल रखना। और सर गोल रखने के साथ ही साथ उतना ही ज़रूरी है उस गोल के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करना। क्या बात। बहुत बार सर हम सोच तो लेते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, लेकिन जो पर्याप्त हार्डवर्क है उस चीज़ से रिलेटेड हम कर ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है ये दोनों ही चीज़ साथ के साथ चलें और बच्चे अपना बेस्ट दें, किसी भी गोल, जो भी उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसे अपनाएं और कंटिन्यूसली उस डायरेक्शन में मेहनत करें। और सेकंड सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है सफलता थोड़ी लेट मिले, बहुत बार लाइफ में फेलियर्स भी देखने मिले, लेकिन ज़रूरी है कि उन फेलियर्स से थोड़ा हताश ना होकर, हालांकि मैं बोलता हूँ कि इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय पर खुद की हिम्मत बांधना, तो उसी समय पे मेरे ख्याल से पेरेंट्स और फ्रेंड्स और फैमिली काम आते हैं जी। तो अपनी हिम्मत बांधिए और अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करिए और एक बार फिर से और ज़्यादा मेहनत कीजिए और उठ खड़े होइए। मुझे लगता है कि सक्सेस आपको ज़रूर से भी ज़रूर मिलेगी, भले ही थोड़ी देर ही सही। जी, बहुत उम्दा। इन्होंने एक मंत्र दे दिया सफलता के मंत्र, हिमांशु चौहान जी ने। जो युवा, जो बच्चे, कोई भी किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति इस इंटरव्यू को देख रहा है, वो सब के ऊपर ये विषय लागू होता है। आप अपनी गलतियों को पहचानिए, उन गलतियों को दूर कीजिए और निश्चित तौर पर सफलता कहीं भी आपसे दूर नहीं होगी। मैं फिर हिमांशु जी से पूछूंगा, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इस आपकी सफलता का श्रेय आप किन को देंगे? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि
ये सक्सेस जो है वो मेरी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की सेक्रीफाइस है सर। और पेरेंट्स के साथ साथ सर छोटी बहन का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। उनका नाम? सर उनका नाम है मानसी चौहान, अभी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। मतलब छोटी बहन होने के नाते ये एक बड़ी बहन की तरह भी काम किया है उसने। बात है, बहुत जब डांटना है तो डांटा है, जी। जब साथ देना है तो साथ देना है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। जी। तो मुझे लगता है इन लोगों का ही सपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा रहा है मेरी लाइफ में। और बाकी तो सर मुझे लगता है समाज भी मेरे लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है। जी। तो समाज से मैं जो भी सीख पाया हूँ या जो भी मुझे ये प्रेरित कर पाए हैं, जब भी मैं किसी से भी मिला हूँ, कुछ भी सीख सका हूँ तो मैंने सीखने की कोशिश ही की है सर। और आगे भी मैं यही कोशिश जारी रखूँगा सर। जी। मैडम संतोष आर्य जी, एक ऐसा सरल व्यक्तित्व, मतलब सुनते थे कि हमेशा फलदार वृक्ष झुकता है, और आपका अध्यापन कार्य वो सब्जेक्ट क्या रहा है? बच्चों को क्या सब्जेक्ट आप टीच करते आए हैं? मेरा सब्जेक्ट सर संस्कृत रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा पर ही आधारित है। सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। और वास्तव में अगर हमें अपनी संस्कृति देखनी है तो संस्कृत भाषा का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानती हूँ। जी। जो दर्शक हमारे आज के इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कोई संस्कृत का ऐसा श्लोक जिसको प्रेरणा के रूप में अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि हम एक बहुत बड़े प्रवक्ता के साथ बात कर रहे हैं, उस विषय से संस्कृत विषय के विशेषज्ञ भी हैं मैडम संतोष आर्य जी। तो कोई श्लोक संस्कृत का जिसको जीवन में धारण करके सफलता का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है? विद्या अमृतम अश्नुते। जी, उसको थोड़ा बिल्कुल सरलात विद्या अमृतम अश्नुते, कि विद्या से ही अमरता प्रदान होती है। क्या बात, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दर्शकों देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। और रिवॉल्यूशन इंडिया का प्रयास है कि सरकार के एंड पर जो सरकार की तरफ से जो अच्छा काम किया जाता है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा अवश्य की जानी चाहिए, मीडिया के एंड पर भी और आम जनता के स्तर पर भी। और अगर कोई खामियां हैं उसको भी दिखाने का प्रयास करता रहेगा रिवॉल्यूशन इंडिया। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।